अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज इंशाल्लाह हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं यूएचएस के सिलेबस का भी और इस यूनिट का भी। और बड़ा मज़ेदार एक सेशन रहा, इंटरेक्टिव सेशन रहा। ऑल्दो एक फिजिकल सेशन नहीं हो सका ज़ाहिर है कोविड की वजह से, लेकिन स्टिल आई एम हैप्पी कि मैंने जो भी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की हैं वो आपको समझ आई हैं। और इंशाल्लाह टेस्ट सेशन स्टार्ट होगा तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें सोच रहा हूँ जो जिनसे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक अच्छा टेस्ट सेशन गुजरे ताकि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से होती रहे। तो लास्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स में ना इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्चुअल डिटेल्स पर रहूँगा। इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आप लोगों ने खुद से पढ़नी है, और वो ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि बहुत मुश्किल भी नहीं। सिलेबस में आप देख लो कि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स है, एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट पाथवे, ट्रांसपोरेशन है, उसके फैक्टर्स हैं, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है, और प्रेशर फ्लो थ्योरी है। अच्छा जी, अब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स जो है जाहिर है कि मिनरल्स और वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है। वो तो सुक्रोज की भी होती है, फूड की भी होती है, लेकिन एक्चुअली हम जो पढ़ रहे हैं मिनरल्स की और वाटर की ट्रांसपोर्ट है। और ये रूट्स के थ्रू होती हैं। रूट्स आपको पता है ना सिर्फ वो अपटेक ऑफ मिनरल एंड वाटर में हेल्प करते हैं, बल्कि वो प्लांट को एंकरिंग में भी रोल प्ले करते हैं, उसको मजबूती फराहम करते हैं, ज़मीन के अंदर सॉइल में अपनी जगह पे खड़ा रखते हैं। और रूट के पास रूट हेयर्स होती है जिसकी वजह से 67% तक रूट का एरिया इंक्रीज हो जाता है ताकि एब्जॉर्प्शन बढ़ सके। तो एब्जॉर्प्शन दो तरह की, मिनरल्स और वाटर की। मिनरल्स जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों के थ्रू होते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो टाइप्स आ जाते हैं, डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। वाटर दो तरीके से, ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस के थ्रू मूव करता है, एंटर होता है। और फिर पाथवे, किन किन पाथवे से ये सॉइल से रूट के अंदर एंटर होता है, वो तीन पाथवे हैं, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और वैक्यूलर पाथवे। तो पहले एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे में वाटर जो है वो सेल वॉल्स, एडजेसेंट सेल्स की सेल वॉल्स के थ्रू रिमूव करता है, जो कि ज़ाहिर है पूरे प्लांट रूट के अंदर कॉन्टिन्यूस होती है। और रूट के अंदर जो एपोप्लास्ट पाथवे है ना वो एंडोडर्मस में फिर रुक जाता है। वहाँ पे कैस्पेरियन स्पेशल किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इनको फिर ब्रेक कर देते हैं। और ये पाथवे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का है वाटर और से रूट की इंपॉर्टेंस के लिए। फिर एपोप्लास्ट के बाद जहाँ पे वो रुक जाएगा कैस्पेरियन स्ट्रिप से, तो वहाँ से फिर आगे सिम्प्लास्ट स्टार्ट हो जाता है। अब सिम्प्लास्ट पाथवे एक्चुअली रूट सेल्स के अंदर जो यानी कि जो मुख्तलिफ सेल्स हैं, अगर उनके प्रोटोप्लास्ट आपस में अटैच हो जाएं, ठीक है, ओपनिंग के थ्रू, जिसको बोला प्लाज्मोडेस्माटा। जैसे हमने कार्डिक सेल्स के अंदर ब्रांचिंग पढ़ी थी कि दो कार्डिक सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो इसी तरीके से रूट सेल्स हैं वो भी आपस में कनेक्टेड होते हैं, प्रोटोप्लास्ट भी आपस में कनेक्टेड होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। ठीक है, और प्लाज्मोडेस्माटा क्या है जी, ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स हैं जो कि एडिशन सेल वॉल्स के अंदर कोर के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। यानी कि दो सेल्स हैं, उनके दरमियान में कोर है, और दोनों सेल्स के जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, इसको प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। और ये सिम्प्लास्ट पाथवे एपोप्लास्ट के मुकाबले में थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, और लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है एंडोडर्मस में सॉल्ट्स के लिए। ठीक है, फिर वैक्यूलर पाथवे, नाम से जाहिर है कि दो प्लांट सेल्स के वैक्यूल्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं किसी तरीके से, और इनमें ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। तो ये सबसे आप कह लो कि लीस्ट इफेक्टिव पाथवे है, और बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट इसके थ्रू नहीं होती, बड़ी नेग्लिजिबल ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये डायग्राम आप देख सकते हो कि ये एपोप्लास्टिक पाथवे है रेड के अंदर कि ये किस तरीके से एपिडर्मस से, यानी कि रूट हेयर से, ये रूट हेयर एक्सटेंशन है रूट की, एपिडर्मस से कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से फिर आगे एंडोडर्मस में। लेकिन एंडोडर्मस में क्या है कि ये मूव करना बंद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मौजूद होती हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। उसके बाद फिर ये सिम्प्लास्ट पाथवे अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो वाटर और मिनरल्स हैं वो इसी के थ्रू जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, एपिडर्मस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मस, एंडोडर्मस पे आगे स्टील। अब स्टील क्या है जी, ये एक्चुअली रूट या स्टेम के अंदर एक सेंट्रल पार्ट होता है, और ये प्रोकैम्बियम से बनता है, और इसमें वास्कुलर टिश्यूज वगैरह भी मौजूद होते हैं। फिर सिम्प्लास्ट पाथवे है, ब्लू में आप देख सकते हो कि वो किस तरीके से, ये देखें दो सेल्स हैं, इन सेल्स के दरमियान में ये प्लाज्मोडेस्माटा है, साइटोप्लाज्म इनके अटैच हैं, तो ये इस तरीके से मूव करके आगे चला जाता है। और ये ब्लैक में जो है आप देख सकते हो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है वो एपोप्लास्ट की मूवमेंट को रोक देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक मूवमेंट शो की गई है कि इसमें एक एरो डॉटेड है और दूसरा मुकम्मल एरो है। तो ये इसमें भी आप मूवमेंट दे सकते हो कि ये जो डॉटेड एरो है
ये प्लाज्माडेस्माटा के थ्रू मूव कर रहा है, जो कंप्लीट एरो है ये एक्चुअली एपोप्लास्ट पाथवे है, ठीक है। और यहाँ भी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की वजह से फिर ये रुक जाता है। फिर उसके बाद है एसेंट ऑफ सेप, एब्सेंट नहीं है ये एक्चुअली, दिस इज एसेंट, ASCENT, एसेंट ऑफ सैप। सैप एक्चुअली बोलते हैं वो जो वाटर और मिनरल्स का एक सॉल्यूशन बन जाता है जाइलम के अंदर, जाइलम में आगे जाएगा रूट से, तो वो सैप कहलाता है। एसेंट कहते हैं उसका चढ़ना, ऊपर जाना। ये माशाल्लाह किसी ने स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है इसमें, तो एसेंट ऑफ सैप, इसलिए मुझे बोर्ड की टीचिंग ज़्यादा अच्छी लगती है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो भी जाए तो कोई मसला नहीं होता, क्लास में चल जाता है। बहरहाल एसेंट ऑफ सैप में तीन चीज़ें, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी है, रूट प्रेशर है, इम्बाइबेशन है। कोहेरेंट टेंशन थ्योरी के कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कोहेरेंट टेंशन, एडिजन, और फिर उसके बाद आ रहा है स्ट्रॉन्ग जाइलम वेसल और ट्रांसपायरेशन। कोहेरेंट एक्चुअली जो बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स में, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में होती है। टेंशन क्या होती है कि जब ट्रांसपिरेशन होती है, लीव्स में से वाटर निकल जाएगा तो वहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, उसको फिल करने के लिए नीचे से वाटर ऊपर की तरफ जाएगा, और ये वाटर जो है ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से एक कॉलम की फॉर्म में, चेन की फॉर्म में जाता है, इसको टेंशन बोलते हैं। फिर एडिजन, एडिजन क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स और जो प्लांट के सेल्स हैं, उसकी जो सेल वॉल है उनके दरमियान एक अट्रैक्शन होती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जाइलम, चूँकि स्ट्रॉन्ग जाइलम वेसल्स होती हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, तो उसकी वजह से उनमें बकलिंग नहीं होती कि वाटर के प्रेशर से वो बेंड नहीं होती। और फिर जाहिर है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है मूव कराने को है सैप को, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी के मुताबिक वो ट्रांसपिरेशन का है, क्योंकि अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगी अपर पार्ट से तो ऊपर वाले पार्ट के अंदर वाटर पोटेंशियल कम नहीं होगा, ठीक है। फिर एक है जो रूट प्रेशर। रूट प्रेशर बहुत ही कम होता ज़रूर है, जो आपको ड्यू ड्रॉप्स नज़र आते हैं घास के ऊपर, स्पेशली गर्मी में या सर्दी में, वो एक्चुअली रूट प्रेशर की वजह से। और रूट प्रेशर बनता कैसे है कि सिक्रीशन ऑफ साल्ट्स होती है जाइलम में, फिर इसको बैलेंस करने के लिए वाटर नीचे से मूव करके ऊपर आ जाता है। दूसरा इम्बाइबेशन है। इम्बाइबेशन में अगेन वो जो जाइलम के जो कंपोनेंट्स हैं वो ऐसे होते हैं जो कि वाटर के साथ मिक्स नहीं होते, और इम्बाइबेशन के अंदर वो हाइड्रोथॉर्स और गुटेशन वगैरह का फिनोमेना आ जाता है। अब ये देखो कि ये कोहेरेंट टेंशन थ्योरी है, वाटर अपटेक है सॉइल से, रूट हेयर से सॉइल पार्टिकल है, ये वाटर मूव करके अंदर जा रहा है, और कोहेजन और एडिजन हो रही है जाइलम के अंदर, ठीक है। कोहेजन एक्चुअली जो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कोहेजन कहलाती है, ठीक है। और एडिजन क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स का सेल वॉल के साथ जो एक इंटरेक्शन है वो एक्चुअली उसका एडिजन कहलाता है। तो इस तरीके से जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह या लोअर पार्ट से अपर पार्ट की तरफ मूव करता है। ये देखिए, ये रूट वाला पार्ट है, ये स्टेम वाला पार्ट जिसमें शो किया हुआ है, और ये अपर पार्ट है लीव्स का, इसके नुक्कड़ तक, जहाँ तक ये इजीली पहुँच जाता है वाटर। फिर है जी कि स्टोमेटा ओपन या क्लोज कैसे होते हैं, दो थ्योरीज हैं इसमें। स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस बड़ा फेमस हाइपोथेसिस है। इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, एक लाइट में और एक डार्क में, कि दिन में फोटोसिंथेसिस होती है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और पीएच इंक्रीज हो जाएगी। पीएच जब इंक्रीज होगी तो स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल की जो कॉन्सेंट्रेशन है सेल्स है उसमें शुगर ज़्यादा हो जाएगा, वाटर कम हो जाएगा। उसको बैलेंस करने के लिए वाटर इर्द गिर्द से इनसाइड आएगा, एंडोस्मोसिस ऑफ वाटर होगा, और इससे उस एरिया में टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। जबकि डार्कनेस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पीएच डिक्रीज हो जाती है और शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। जब शुगर स्टार्च में कन्वर्ट होगा तो सेल से कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, और फिर क्या होगा कि यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो इसकी वजह से वाटर इस वाले पार्ट से बाहर की तरफ जाएगा, एक्सोस्मोसिस होगी, टर्गर प्रेशर डिक्रीज होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ये है जी स्टार्च शुगर प्रोसेस कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। दूसरा जी रोल ऑफ पोटेशियम आयन, जो पोटेशियम आयन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कैसे रोल प्ले करते हैं एक्चुअली, यहाँ पे दो शेप्स हैं, एक क्लोजिंग है और एक ओपनिंग है। अच्छा, ओपनिंग में पहले हम ओपनिंग को समझते हैं। ओपनिंग में देखिए ये है स्टोमा ओपनिंग, ये है जी गार्ड सेल्स। अब पोटेशियम जो है वो मूव इन करके जाता है इसके अंदर, गार्ड सेल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। इसको बैलेंस करने के लिए वाटर आउटसाइड से एंडोस्मोसिस के जरिए अंदर आएगा, तो फिर क्या होगा, जब वाटर इसके अंदर आएगा तो यहाँ टर्गर प्रेशर बढ़ेगा
और इसका साइज बड़ा होना शुरू हो जाएगा, और जो ये पहले मिले हुए थे दोनों गार्ड सेल ये सेपरेट होना शुरू होंगे और स्टोमेटा या स्टोमा इसमें से अपीयर होना शुरू हो जाएगा। और जब पोटेशियम निकल जाएगा, स्पेशली रात के टाइम होता है, ये लाइट की वजह से भी होता है, पोटेशियम मूव करता है। अब होगा ये कि रात के वक्त जब पोटेशियम निकलेगा तो जाहिर जब पोटेशियम निकलेगा तो यहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल डिस्टर्ब होगा, वाटर टर्गर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, नहीं वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए वाटर जो है इस पार्ट को लीव करना शुरू कर देगा, ठीक है। जब इस पार्ट को लीव करना शुरू करेगा तो ये मुरझाना शुरू हो जाएंगे, जब ये मुरझाएंगे तो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो ये एक्चुअली इस तरीके से ये चलता है। फिर है जी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ट्रांसपोर्टेशन ये असल में हमारे कंपोजर ने बनाई है, उसने काफ़ी मिस्टेक्स की है, इसमें उसके लिए माजरत। ये एक्चुअली प्रेशर फ्लो थ्योरी है, बाकी बुक में बहुत डिटेल लिखी हुई है, मैंने सिर्फ उसका एक क्रक्स बताया, बाकी उसकी इन्फॉर्मेशन है प्रेशर फ्लो थ्योरी के अंदर कि एक कॉन्सेप्ट है कि सोर्स से सिंक की तरफ फूड ने मूव करना है, ठीक है। और प्रेशर फ्लो थ्योरी दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट है, लेकिन जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ना वो बल्क मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए सूटेबल नहीं है, उसके लिए प्रेशर फ्लो थ्योरी ही मौजू है। और इसके अंदर फ्लोएम इन्वॉल्व होता है और इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सुक्रोज वगैरह मूव करता है। देखिए सुक्रोज बनेगा, फॉर्मेशन हो जाएगी सोर्स में, वहाँ से ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होगा सी ट्यूब सेल्स में, आपने पढ़े हैं फ्लोएम सेल्स में, और जब सी ट्यूब सेल में जाएंगे तो इसको बैलेंस करने के लिए पानी जो है वो इर्द गिर्द से मूव करके अंदर आ जाएगा। इसकी वजह से जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो सुक्रोज को पुश करेगा टुवर्ड्स सिंक, ये इसका क्रक्स है, ठीक है जी। उसके बाद ट्रांसपिरेशन के फैक्टर्स हैं। देखिए ट्रांसपिरेशन 3 तरीके की है, एक स्टोमेटा के थ्रू होती है, एक लेंटिसेल्स बार्क जो छाल होती है उसके अंदर ओपनिंग्स को बोलते हैं उनके थ्रू होती है, और एक क्यूटिकल जो अपर लेयर होती है जिसमें क्यूटिन मौजूद है उसके थ्रू होती है। तो सबसे कम लेंटिसेल्स के थ्रू 1 to 2%, सबसे ज़्यादा स्टोमेटा के थ्रू 90% और क्यूटिकुलर के थ्रू 5 to 7%। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं? देखिए अगर लाइट ज़्यादा होगी तो ज़रा ऑटोमेटिकली टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, उससे ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगी, लाइट कम होगी तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगी, ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करना होगा प्लांट ने तो इसलिए ज़्यादा ट्रांसपिरेशन करेगा, और अगर टेम्परेचर लो है तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन जो है वो कम हो जाती है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ट्रांसपिरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। कि देखें ना अगर कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपिरेशन ज़्यादा है सेल के अंदर तो उसे बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वो स्टोमेटा को खोलेगा ही नहीं। जब स्टोमेटा ओपन नहीं होगा तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगी। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन सेल में कम होगी तो उसे फोटोसिंथेसिस करनी है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करने के लिए स्टोमेटा खोल लेगा, स्टोमेटा खोलेगा तो ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ह्यूमिडिटी कहते हैं नमी को। जैसे कुछ एरियाज हैं दुनिया के जो कि खतर सवा के करीब है, श्रीलंका है, साउथ इंडिया है, बांग्लादेश है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है ना, एयर में पहले ही अगर वाटर मौजूद है तो ट्रांसपिरेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी कम है, मरतूबा हवा नहीं है तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाती है। विंड है, विंड अगर चल रही है, हवा तेज़ चल रही है तो ज़ाहिर है वो लीफ की सरफेस से पानी को उठा के ले जाएगी, तो ज़ाहिर है ट्रांसपिरेशन बढ़ जाती है। अगर विंड नहीं चल रही तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाती है। सॉइल में अगर वाटर ज़्यादा है तो ज़्यादा जितना ज़्यादा सॉइल में वाटर है उतना ही ज़्यादा वो प्लांट में ट्रांसपोर्ट होगा और उतनी ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगी, और सॉइल में जितना कम होगा उतनी ही ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, मैंने बड़ा शॉर्ट करके समझाया। इसकी इन्फॉर्मेशन को आपने खुद याद रखना है, और ये जो टॉपिक्स हैं इनको पढ़ना है, ठीक है। और एक्स्ट्रा टॉपिक्स को आपने नहीं पढ़ना। प्लांट वाला पोर्शन एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लें, नज़र से गुजर जाएगा तो आपको ज़रा बेहतर तौर से आइडिया हो जाएगा। मैं अब इसका इंशाल्लाह ये प्रैक्टिस क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, टेस्ट अपलोड कर दूंगा, और फिर आपसे इंशाल्लाह मज़ीद जो टेस्ट है हमारे 1+2 3+ वो साथ साथ अपलोड करता रहूँगा। और कोई प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा।